हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग। योर राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं किसकी लीगल प्रोफेशन का सेकंड पार्ट से। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था जिसमें मैं इंट्रोडक्शन की थी और हमने एडवोकेट एक्ट 1961 को डील किया था। सर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी बेसिक इंट्रो तो हमने उसमें क्लियर कर दी। अब हमने कहा इस इंट्रो के बाद हमारे पास काम आता है मेजर पॉइंट को क्लियर करने का। ये मेजर पॉइंट क्या है तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके कॉम्पेटेंस क्या है, क्या ड्यूटीज हैं, कैसे फॉर्म हुई, किन चीज लेके चलती है। एंड देन वी आर गोइंग टू डील विद द लॉज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। लॉज एंड प्रोफेशनल एथिक्स दो चीजें एक साथ चलती हैं, दोनों को क्लियर करना जरूरी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्लियर करते हैं अबाउट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सर बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेट कब हुई, इसका क्या प्रिंसिपल था, कैसे फाउंडेशन। अच्छा, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, yes we do know that we have been following previously the colonial rule, पूरी तरह फॉलो किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन भी नाम का था, कॉपी पेस्ट किया गया, लेकिन बार काउंसिल बना ऑन द बेसिस ऑफ द कमीशन दैट वाज बीइंग सेट अप बाय द एडवोकेट एक्ट्स, द एडवोकेट एक्ट जो 1961 में, उस बेसिस पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सेटअप होने का रीजन क्या था और इसको कैसे डील किया गया। मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप ये रिमेनिंग चैप्टर्स हैं 5 6 7 की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा इनको आपने एनसीईआरटी से घोट के भी जाना है। अब एनसीईआरटी तो हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं एनसीईआरटी से दूंगा आपको कि आप ये पॉइंट्स को अच्छे से गप करेंगे। अच्छा, ग्रैब करेंगे तो कैसे करेंगे, किन बेसिस को लेकर चलना है, यहां से डिस्कस करते हैं। पहला, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर एडवोकेट एक्ट 1961। सही है, एडवोकेट एक्ट 1961 था क्या, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म क्या हुआ डिटेल है आपके पास, लेकिन थोड़ा डिस्कस कर लेते। इससे क्या किया, इसने वो सारे के सारे प्रोसीजर खत्म कर दिए जो पहले चलते आते थे। मतलब मैं बोलूं, पहले वकील हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेट अलग हुआ करता था, हमारे पास जुडिशरी के फंक्शन अलग थे, अलग नाम को खत्म करके एक एडवोकेट रख दिया गया, क्लियर कर दिया गया। अब उसने कहा यहाँ पे एक ऐसा फंक्शनिंग बॉडी होनी चाहिए जो क्या करे, सारे फंक्शंस को डील करे और कॉन्सेप्ट को समझे। मतलब कौन से फंक्शन है, कैसे काम किया जाएगा, किन चीजों को लेआउट लाया जाएगा और कौन चीजों को प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। मतलब रेगुलेटरी फंक्शन, स्टैट्यूटरी फंक्शंस, इनको कैसे काम करना है, ये सारी चीजें डील करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए। इस बॉडी को कहा गया द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आई होप अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों कहा। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि यहाँ पे ना लॉ की एजुकेशन को हाईलाइट करना था और ये भी क्लियर करना था कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो लॉ एजुकेशन को आगे प्रमोट करेगी। मतलब एप्लीकेशन देगा कौन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर्स के एथिक्स को बताएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के फंक्शंस क्या होंगे वो भी बताएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके कौन से स्टैट्यूटरी फंक्शन है, कौन से रेगुलेटरी फंक्शन है, ये भी डिफाइन करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो होल सोल एक फंक्शनिंग बॉडी, एक पूरी ऐसी बॉडी जो सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगी, दैट इज नोन एज टू बी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम डील करेंगे। पहला, इट परफॉर्म्स रेगुलेटरी फंक्शन बाय प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल्स। तो यहां पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल क्या होंगे, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनको प्रोफेशनल फॉलो करेगा और इनको डील कर पाएंगे। तो हमारे लिए जरूर था कि स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या थे, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और पूरी तरह से आगे इंप्लीमेंट करना। कम टू नेक्स्ट वन, क्या है, इट सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर लीगल एजुकेशन, यस फॉर द लीगल एजुकेशन एंड ग्रांट्स रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी। दो चीजें मैंने पहले बोली थी, मतलब रेगुलेटरी फंक्शन डिसाइड करेगा एंड सेकंड सर कौन सी यूनिवर्सिटी डील कर पाएगी, कौन सी यूनिवर्सिटी एफिलिएशन देगी कि भाई यहां से लॉ की डिग्री मिल सकती है, ये वैलिड है, ये कौन देखेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आई होप यहां तक आपको क्लियर है एंड यू गाइस आर राइटिंग टू। नाउ टू नेक्स्ट पॉइंट, स्टैट्यूटरी फंक्शन। तो रेगुलेटरी फंक्शन हम डिस्कस करते रहेंगे, बुक में बहुत सारे दिए तसल्ली से पढ़ पाएंगे। देन विल कम टू स्टैट्यूटरी फंक्शन। सर यहां से 6 आपके पास, अगर आप एनसीईआरटी देखो तो ऑलमोस्ट 10 to 12 होंगे, ऑलमोस्ट 10 to 12 होंगे। मैंने 6 बोले क्योंकि 6 अगर घोट के भी जाओगे तो बाकी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट, स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स फॉर द एडवोकेट्स। मतलब एडवोकेट के लिए कौन कौन से एथिक्स होने चाहिए जिनको मान के फॉलो करेगा और एक एडवोकेट के लिए जरूरी भी। Then why this is important for advocate and how he is going to rule all these things. Number 2, to safeguard the right, privileges and invest, I repeat, interest of advocates. अब यहाँ पे हमारे एडवोकेट जो है उनके इंटरेस्ट को भी तो सेव करना जरूरी। मतलब हम हर जगह से उनको ये नहीं कह सकते कि आप प्रोफेशनल हो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। यू नीड टू सेव द इंटरेस्ट टू।
तो यहाँ पे जब बात की कि हमें लॉयर्स के इंटरेस्ट को सेव करना है, हाउ दे गोइंग टू फंक्शन देयर वर्किंग, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, यहाँ पे काम करेगा। टू प्रमोट लीगल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, कैसे कॉन्सेप्ट हैं, कैसे चल रहे हैं, किन चीजों को लेके आगे बढ़ पाएंगे, एंड हाउ इट गोइंग टू बी फ्रूटफुल देन टू ऑर्गेनाइज लीगल एड। अब किसको जरूरत पड़ती है, स्पेशली पुअर्स, उनके लिए ऑर्गेनाइज करना। सर ये भी बार काउंसिल का काम है, तो जो केस नहीं कर सकते, डोंट हैव मनी टू फाइल अ केस और टू रन अ केस, उनको क्या करेगा, उनको फाइनेंशियल एड देगा। देन कम टू नेक्स्ट वन, मैनेज एंड इन्वेस्ट फंड्स फॉर बार काउंसिल। अब बार काउंसिल को तो पैसा चाहिए, मतलब अपने आप तो करेगी नहीं, बार काउंसिल एक पूरी फंक्शनिंग बॉडी है जिसमें कई एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो पैसा चाहिए उनको, तो उसकी फंडिंग का भी काम करना है। And the last, the most one, to provide election for its members who shall run bar council. भाई इलेक्शन होने चाहिए किन मेंबर्स के, जो कि बार काउंसिल को रन करेंगे। बार काउंसिल अपने आप तो चलती नहीं, अब उसको चलाने वाले कुछ मेंबर्स हैं, अब उन मेंबर्स का भी इलेक्शन होता है, उन इलेक्शन में सिलेक्ट होने के लिए क्या प्रोविजन होगा, वो सारी फंक्शनिंग इनका काम। तो यहाँ हमने क्लियर इसको बार काउंसिल को। अब मेजर टॉपिक पे आए जो पेपर में पूछा जाएगा, कंफर्म है, दैट इज लॉज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। व्हाट डज मीन बाय द लॉज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। उसमें क्वेश्चन आता है क्या लॉज को एडवर्टाइज करना चाहिए, क्वेश्चन मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब मैं इसको पेपर की पॉइंट से कैसे समझता हूं एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, यहाँ पे इस पूरी क्लास में मैं डिस्कस करने वाला वही चीज। हियर कहता है एडवोकेट हैज अ ड्यूटी टू एक्ट इन अ डिग्निफाइड मैनर। यस, हर एडवोकेट को एक डिग्निफाइड मैनर में करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लीज बॉलीवुड मूवीज को छोड़ देना, दिमाग से निकाल देना, वहां लोग कुछ भी करके दिखाते हैं, वैसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता। ऑनेस्टली एक लिमिट तक आप जा सकते हैं, एक्सटेंशन को क्रॉस नहीं कर सकते। An advocate has a duty to act in a dignified manner. It respects the court, not to complicate the judge in private. सर ये तो हमें लगता है कि यहाँ तो सेटिंग होती है जजेस के साथ लॉयर्स की, बड़े लेवल हो भी सकता है, बट अगर यहाँ बुक्स ऑफ लॉ बोलूं तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बुक्स ऑफ लॉ में जज के साथ प्राइवेट टॉक्स नहीं हो सकते इनकी। देन रिफ्यूज अनफेयर मींस। सर अनफेयर मींस यहाँ पे बहुत बड़ा क्रिटिक मैं खुद भी हूँ, अनफेयर मींस अप्लाई होते हैं, लेकिन हम बुक्स की बात करते हैं, हम पेपर पॉइंट की बात करते हैं, तो हमें पॉइंट लिखना पड़ेगा दैट द रिफ्यूज द अनफेयर मींस एंड देन मेंटेन द वैल्यूज ऑफ प्रोफेशनल। हु मेंटेन द वैल्यूज ऑफ प्रोफेशनल? अ लॉयर? नो, आई डोंट थिंक सो। Nowadays you can see the lawyers on YouTube, they are being making statements, भाई उनका एक सेक्शन क्यों नहीं होता, क्या हमारा तो बात मुस्लिम इंडिया सीक्रेट है कि कोई भी ऐसा करता तो उसको पूरे से हटा देना, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन nowadays what been going on, तो आपने कहा क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करते हैं, किन चीजों को फॉलो करते हैं, वो यहाँ आ गया। जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड आई रियली वांट गाइस कि आप लोग ये करें, एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर। अब पहले ये करता हूं, किसी भी लॉयर के थ्रू एडवर्टाइज करना पूरी तरह से इलीगल है, वो अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकता, whether in form pamphlets, advertisement, hoardings, posters, पेपर में editing, picture posting in magazines. No, a lawyer cannot do this, क्योंकि ये against the norms of a lawyer. एक लॉयर खुद को एडवर्टाइज नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करता हूँ, तो अदर कंट्रीज, हाँ वहाँ काफी सारी छूट है, यूएस स्पेशली, वी विल गो इन द अदर पार्ट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, वो चीजें वहाँ पे हैं, लेकिन इन इंडिया ये परमिटेड नहीं। मैंने जैसा बोला भी थोड़ी देर पहले कि आजकल सब कुछ चल रहा है, आजकल बेकार की बात होती है कि ये परमिट नहीं है, सिर्फ लॉ बुक्स ऐसा लिखा गया कि परमिट नहीं है, रियल लाइफ में सब कुछ हो रहा है, लॉयर्स आर बीन एडवर्टाइजिंग एवरीवेयर। तो लॉयर्स क्या कर सकते हैं? इन इंडिया एडवर्टाइजिंग लॉयर्स हैव बीन स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड बाय Sir, that is Bar Council of India. Then, how only 5 pieces of information can be put on internet? Sir, सिर्फ 5 चीजें एक लॉयर इंटरनेट पे डाल सकता है अपने बारे में। पहला, नेम ऑफ द एडवोकेट और द फर्म, अपना नाम या फर्म का नाम वो इंटरनेट पे डाल सकता है पूरी तरह। कम टू नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, पूरी की पूरी डिटेल को ऐड ऑन कर सकता है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट डिटेल। क्या है कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, कैसे कॉन्सेप्ट होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। डिटेल ऑफ एनरोलमेंट विद द बार, उसकी जो बार के एनरोलमेंट डेट है उसको मेंशन कर सकता है। देन प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसके प्रोफेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन नेट पे डाल सकता है। एंड द लास्ट, एरिया ऑफ प्रैक्टिस,
किस एरिया में वो प्रैक्टिस कर रहा है, ये सारी चीजें वो ऐड ऑन कर सकता है अपने इंटरनेट इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ पे हमने आज दो बातें की हुई, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द लॉज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। अब एडवर्टाइजिंग द पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, अब एक वीडियो और इस चैप्टर की बनती है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर अब कैसे प्रोफेशनल एथिक्स और लॉ को डिस्कस किया गया, किन कॉन्सेप्ट को, स्पेशली जो पार्ट होगा लॉज इन आउटसाइड एरिया, मतलब बाहर में लॉ को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, किन चीज को डील किया गया। तो तब तक के लिए आप लोग प्लीज पिछला काम ऑन टिप करना गाइस, रिमेनिंग चैप्टर ज्यादा नहीं है ना इनको ज्यादा में, तो आप प्लीज स्टेप बाय स्टेप करें, हर चीज को क्लियर करें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो साथ।